अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के लेक्चर थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमारे पास BSN 4 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इस यूनिट को अपनी आसानी के लिए हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है और अब हम एक्सप्लेन करेंगे पार्ट 2 रिमेनिंग लेक्चर ऑफ थायराइड एंड एंटी थायराइड ड्रग्स। और इसके साथ इस यूनिट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट को। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि थायराइड ग्लैंड किसे कहते हैं, हमारे पास थायराइड ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है और उनके फंक्शन क्या हैं। तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड और जो हमारे पास मेडिसिन यूज होते हैं थायराइड ग्लैंड डिजीज को क्योर करने के लिए, तो वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड हमारे पास दो होंगे, या तो थायराइड हार्मोन की सेक्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास फिर होगा हाइपरथायराइडिज्म, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, जिसमें आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन हद से ज़्यादा हो जाती है। तो जब नॉर्मल से ज़्यादा होगी तो जो आपके थायराइड हार्मोन के फंक्शन है वो फंक्शन भी एबनॉर्मल हो जाएंगे, मतलब मेटाबॉलिक रेट आपका नॉर्मल से हाई हो जाएगा, हार्ट रेट आपका हाई हो जाएगा, मोटिलिटी वगैरह ये चीज़ें हाई हो जाएंगी, जो आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी डिजीज हमारे पास है हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, कि अगर आपके पास थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाए तो उससे आपके पास क्रिटिनिज्म होता है, अगर बच्चों में हो, अगर बड़ों में आपके पास हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसको हम फिर मैक्सिडीमा कहते हैं। अब जो फंक्शन थायराइड हार्मोन के हमने एक्सप्लेन किए थे तो फिर वो फंक्शन आपके बॉडी में परफॉर्म नहीं होंगे। तो ये हमारे पास दो डिजीज हैं थायराइड ग्लैंड के, आगे जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब ड्रग्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, अगर किसी पर्सन को में थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम है तो उसमें कौन से ड्रग यूज होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म इज यूजुअली ट्रीटेड बाय oral administration of levothyroxine, that is 75 to 200 milligrams daily। जो अगर किसी पर्सन में हाइपोथायराइडिज्म हो तो उसको ओरली लिवोथायरोक्सिन के नाम से टेबलेट आती हैं, जो 75 से लेके 200 माइक्रोग्राम आपने उस बंदे को, उस पर्सन को डेली देने होते हैं। कब? जब आपके पास वो हाइपोथायराइडिज्म हो। तो ये MCQs आप याद रख लें। अदर ड्रग इज लिवोथ्योरोनिन एंड लेट्रॉक्स, जो कि आपके पास T3 and T4 का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होती है। तो देखो लिवोथायरोक्सिन भी यूज होता है, लिवोथ्योरोनिन भी यूज होता है जो T3 हार्मोन है, और आपके पास T3 plus T4 हार्मोन की कॉम्बिनेशन भी यूज होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लिवोथायरोक्सिन इज प्रेफर्ड ओवर T3 लिवोथ्योरोनिन और T3 by T4 combination प्रोडक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। देखो अगर एक पर्सन को हाइपोथायराइडिज्म हो तो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि उसके लिए लिवोथायरोक्सिन टेबलेट भी यूज होते हैं, लिवोथ्योरोनिन टेबलेट भी यूज होते हैं और लेट्रॉक्स भी यूज होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है T3 और T4 का। लेकिन जो प्रेफर यूज होते हैं वो आपके पास लिवोथायरोक्सिन T4 है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी लिवोथायरोक्सिन टेबलेट को T4 को ज़्यादा टॉलरेट करता है, उसको क्या करते हैं, उसकी टॉलरेशन बेटर होती है बॉडी में एज कंपेयर टू ये और इसके। सही है, तो इसलिए लिवोथायरोक्सिन वो आपके बॉडी में प्रीफर यूज होता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि orally easily absorbed, the bioavailability of T4 is 80% and T3 is 95%। जो बायो अवेलेबिलिटी है T4 की वो आपके पास 80% होती है। सही है,
और T3 आपके पास 95% बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि आपके पास जो T4 है वो 80% अवेलेबल होते हैं आपके बॉडी में एक्शन के लिए, और T3 आपके पास 95% अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको अभी बात कही थी कि T4 is better tolerated than T3 preparation and has a longer half life। जो आपके पास T4 है उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा है और आपकी बॉडी उसको टॉलरेट भी ज़्यादा करता है, और यही वजह है कि आपके पास जो लेवोथैरेक्सिन ये प्रीफर करता है, प्रिफरेबली ये यूज होते हैं एज कंपेयर टू लेवोथैरेनिन एंड लेट्रॉक्स T3 एंड T4 कॉम्बिनेशन के। लेवोथैरेक्सिन इज डोज वंस डेली एंड स्टेडी स्टेज इज अचीव्ड इन 6 to 8 वीक्स। आपने क्या करना होता है कि लेवोथैरेक्सिन को आप दिन में एक दफ़ा पर्सन को देंगे, किसको कि जिसको आपके पास हाइपोथायराइडिज्म हो, और मिकदार इन्होंने यहाँ पे आपको बताई है। तो फिर क्या होगा कि 6 से 8 हफ्तों तक उसके बॉडी में एक स्टेडी स्टेट आ जाता है कि उसके बॉडी को स्टेडी स्टेट में वो हार्मोन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब अगर किसी पर्सन को परमानेंट प्रॉब्लम है थायराइड ग्लैंड की, तो फिर उसको लाइफ टाइम जो है आपने फिर लाइफ लॉन्ग ये मेडिसिन आपने उसको देने होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? देखो, जो थायराइड हार्मोन उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। थायराइड हार्मोन ऐसा होते हैं कि T3 वाई इट्स न्यूक्लियर रिसेप्टर इंड्यूस न्यू प्रोटीन जनरेशन विच प्रोड्यूस इफेक्ट। जिस तरह हमने कहा था कि थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, हमारे बॉडी के जितनी भी एक्टिविटी वगैरह है उसको क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है, उसको इम्प्रूव करता है। तो किस तरह कि वो प्रोटीन की जनरेशन के थ्रू आपके पास T3 जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो आपके बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट्स सेंसिटाइजेशन ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर टू कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन की तरफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एक ऐसे रिसेप्टर आपके पास हैं जो क्या करते हैं, जो एपिनेफ्रिन, जो कैटेकोलामीन नार एपिनेफ्रिन उसके साथ अटैच होते हैं, तो ये उसको एक्टिवेट करता है। टैकिकार्डिया, एरिथमिक, बीपी वगैरह आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं इस तरह। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है T3 हार्मोन के फंक्शन के। अब अगर आपके पास आपके बॉडी का अपना हार्मोन फंक्शन नहीं करता, तो फिर जो आप बाहर से लेवोथैरेक्सिन टेबलेट वगैरह जो मैंने अभी आपको कहा कि जब वो आप बाहर से लेंगे तो उसका भी यही फंक्शन होगा। क्या करेंगे कि वो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA करेंगे, फिर ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर RNA होगा, प्रोटीन आपके पास सिंथेसाइज होंगे। जब प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे आपके पास ग्रोथ होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मैच्योरेशन, मेटाबॉलिक रेट आपके पास इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड इंक्रीज होगी, और आपके पास क्या होगा, कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज होगा। और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है T3 T4 हार्मोन के। अब एडवर्स रिएक्शन क्या है, ये अभी हमने जो मेडिसिन पढ़े लेवोथैरेक्सिन, लेवोथेरेनिन और लेट्रॉक्स जो T3 T4 का कॉम्बिनेशन है, तो उसके एडवर्स इफेक्ट ये हैं कि वो आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस काज करता है। अगर नॉर्मल से आपने ज़्यादा दे दिए तो वो बॉडी के थायराइड हार्मोन की लेवल एक नॉर्मल से बढ़ जाएगा। सिम्टम ऑफ हाइपरथायराइडिज्म फिर उस बंदे पे अपीयर हो जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड केस है हाइपरथायराइडिज्म का, कि जब आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन नॉर्मल लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस करे तो फिर क्या होता है, इनटॉलरेंस टू हीट एज द बॉडी प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ हीट ड्यू टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट काज्ड बाय एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन। देखो, हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो हीट प्रोड्यूस करता है और थायराइड हार्मोन आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है। अब अगर आपका थायराइड हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा हो तो मेटाबॉलिक रेट आपका नॉर्मल से ज्यादा होगा, और जब मेटाबॉलिक रेट आपका नॉर्मल से ज्यादा होगा तो आपकी बॉडी में हीट नॉर्मल से ज्यादा बनेगी, तो बाहर की हीट है आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी की अपनी हीट नॉर्मल से ज्यादा है, तो बाहर के हीट को आप किस तरह टॉलरेट करोगे, तो टॉलरेशन टुवर्ड हीट आपके पास कम हो जाती है, स्वेटिंग आपकी इंक्रीज हो जाती है, बॉडी वेट आपका
डिक्रीज हो जाता है फैट मोबिलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब आपका नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं, उसमें आपकी तोड़ फोड़ होती है, तो स्टोर्ड आपकी जो एनर्जी है वो आपकी ज़ाया होगी, जो आपके स्टोर्ड फैट्स वगैरह है वो आपके ज़ाया होगी, जिसकी वजह से आपका बॉडी वेट डिक्रीज होगा। तो जो हाइपरथायराइडिज्म के साथ पेशेंट होते हैं तो उनका बॉडी वेट नॉर्मल से कम होता है। डायरिया ड्यू टू इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, सिंपल सा है कि जब आपकी जीआईटी मोटिलिटी ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है, तो आपको डायरिया होता है। मसल वीकनेस होगा, क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, आपके मसल्स जो होते हैं वो तो प्रोटीनिशियस होते हैं, वो प्रोटीन उनमें होते हैं, उनमें स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म आपका नॉर्मल से ज़्यादा है, आपकी एनर्जी इंक्रीज ज़ाया हो रही है, तो उस कंडीशन में फिर आपकी क्या होगी कि आपके प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के इंक्रीज की वजह से आपको मसल वीकनेस भी होती है। तो ये तमाम एमसीक्यूज के तौर पे आप याद रख लें कि हाइपरथायराइडिज्म में ये चीज़ें होती हैं आपके पास, क्योंकि यही एमसीक्यूज में आते हैं। नर्वसनेस होंगे, फटीग बढ़ेगा, इनएबिलिटी टू स्लीप, क्योंकि आप जो है क्या होंगे, आप इरिटेबल होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, ट्रिमर इन हैंड भी आपको आ सकते हैं, पॉलीसेथीमिया आ सकता है एंड टेकिकार्डिया आता है। पॉलीसेथीमिया क्या है कि आपकी ब्लड में हेमोग्लोबिन की लेवल बढ़ जाता है, या आरबीसी के ओवर प्रोडक्शन की वजह से, या किस वजह से कि आपके बॉडी ब्लड में प्लाज्मा की मिकदार कम हो जाती है। जब प्लाज्मा की मिकदार कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और टेकिकार्डिया भी आपके पास होता है। तो ये हाइपरथायराइडिज्म के आपके पास अलामात हैं, सिम्टम हैं, एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख लें। ये आपके पास नॉर्मल जो है थायराइड फंक्शन टेस्ट के नॉर्मल वैल्यू है, इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इनसे आ सकता है कि थायराइड स्टिमुलेट टीएसएच या T3 इस एक पेशेंट का इतना है, तो ये हाइपो है कि हाइपर है, फिर आपको पता होना चाहिए। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास एंटी थायराइड ड्रग, एंटी थायराइड ड्रग्स हमारे पास कौन कौन से, एक हमारे पास थायोअमाइड की क्लास है जिसमें प्रोपाइल, थायोयूरासिल एंड मेथामेजोल या कार्बामेजोल, जो आगे जाके एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारे पास बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर भी होते हैं। तो जो हमारे पास बीटा एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर जो हमारे पास होते हैं, बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, प्रोपेनोलोल एटसेट्रा, तो वो क्या होते हैं कि वो हमारे पास यूज होते हैं हाइपरथायराइडिज्म सिम्टम को मैनेज करने के लिए। इसके बाद हमारे पास हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करने के लिए आयोडीन साल्ट वो यूज होता है, ऑर्गेनिक आयोडाइड यूज होते हैं, और हमारे पास रेडिएक्टिव आयोडीन भी यूज होता है वहाँ पे क्या करने के लिए, हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, एंटी थायराइड ड्रग्स है, जो एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके नेम आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास ये किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो ये हमारे पास थायोअमाइड से ताल्लुक रखते हैं। अब हमारे पास है थायोअमाइड्स। थायोअमाइड्स जो हमारे पास है वो क्या है कि मेथामेजोल, कार्बामेजोल या प्रोपाइल थायोयूरासिल PTU, these two are the major drugs used in treatment of thyrotoxicosis। जब एक पर्सन में थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी ज़्यादा हो तो उसके लिए ये ड्रग्स हमारे पास यूज होते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि दीज ड्रग इनहिबिट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन बाय इनहिबिटिंग थायराइड पर ऑक्सीडेज विच इज रिक्वायर्ड इन अ इंट्राथायरॉयडल ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। क्या होता है कि हमने पढ़ा है इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, हमने पढ़ा है पार्ट फर्स्ट में कि हमारे पास क्या होते हैं कि आयोडीन और थायरोसिन एक साथ मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, थायराइड हार्मोन बनाते हैं। लेकिन ये क्या करता है कि ये थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जब वो एंजाइम आपके पास नहीं होगा तो आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती। तो ये थायराइड
पर ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर हैं ये थायोअमाइड हमारे पास। इनहिबिट दी आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन, ये टायरोसिन की आयोडीनेशन को इनहिबिट करता है बाय इनहिबिटिंग एंजाइम थायराइड पर ऑक्सीडेज। और जब आपके पास आयोडीनेशन नहीं होगी तो फिर क्या होता है, फिर उस कंडीशन में आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती और आपके पास थायरोटॉक्सिकोसिस नहीं होता। इनहिबिटिंग कपलिंग ऑफ mono iodothyronine and diiodothyronine to form thyroid hormone। तो T3 बनने के लिए हमारे पास एक मानो और एक डाई आयोडो मिलता था और T3 बनता था, और T4 बनाने के लिए 2 आयोडोथायरोनिन हमारे पास मिलते थे। ये क्या करते हैं, ये इनकी कपलिंग को भी क्या कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेता है, और इस जरिए आपके पास फिर हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होती। प्रोपाइल थायोयूरासिल आल्सो इनहिबिट peripheral conversion of T4 to T3 by inhibiting D1D enzyme। DID1 एंजाइम क्या होता है कि ये हमारे पास वो एंजाइम है कि क्या करता है कि आप पेरिफेरल T4 और T3 की कन्वर्जन करता है। सही है, एक हमारे पास कन्वर्जन थायराइड ग्लैंड में होती है, एक कन्वर्जन पेरिफेरल ब्लड सेल्स ब्लड टिश्यूज वगैरह में होती है। तो ये आपके पास जो प्रोपाइल थायोयूरासिल है ये क्या करता है, ये आपके पास इस कन्वर्जन पेरिफेरल कन्वर्जन को भी इनहिबिट करता है, और ये कन्वर्जन तकरीबन 25 to 30% पेरिफेरल कन्वर्जन होती है, बाकी आपके पास सेंट्रल होती है। तो क्या कर लिया इसने, हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर लिया। ये थायोअमाइड का आपके पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, यहां पिक्चर के थ्रू भी इन्होंने आपको दिखाया है। थेराप्यूटिक यूज ऑफ थायोअमाइड क्या है कि हम इसको थेराप्यूटिकली कब यूज करेंगे। दिस ड्रग कंट्रोल थायरोटॉक्सिकोसिस इन बोथ ग्रेव्स डिजीज एंड टॉक्सिक नोड्यूलर गाइटर। जो आपके पास ग्रेव्स डिजीज है हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो होते हैं, और जो आपके पास टॉक्सिक नोड्यूलर गाइटर हैं, इन दोनों कंडीशन में ये थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम करता है। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट स्टार्ट आफ्टर 1 to 2 वीक्स। प्रोपाइल थायोयूरासिल 50 to 150 मिलीग्राम TDS followed by 25 to 50 मिलीग्राम BD RTDS फॉर मेंटेनेंस। पहले आप लोगों ने क्या करना है, 50 से 150 मिलीग्राम देते हैं, फिर इसके बाद जो है जो फॉलो अप डोज है वो 25 to 50 मिलीग्राम देना होगा BD RTDS में। एक मेंटेनेंस डोज है कि उस पर्सन के बॉडी में वो हार्मोन वो ये मेडिसिन एक नॉर्मल मिकदार में रहे कि आपके पास हार्मोन की प्रोडक्शन नॉर्मल रहे। कार्बामेजोल जो हमारे पास है वो 5 to 15 मिलीग्राम TDS इनिशियली हम देते हैं, और मेंटेनेंस डोज उसका 2.5 to 5 to 10 मिलीग्राम डेली इन 1 to 2 डिवाइडेड डोजेज हैं। तो ये आपके पास क्या है, इन मेडिसिन के डोज हैं कि आपने इसको किस तरह यूज करना है। ये MCQs के लिए आप याद रख ले, इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये। अब एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये आपके पास स्किन रैशेस काज करता है, जो मैक्यूलोपेपुलर जो प्रोराइटस रैशेस होते हैं, जो आपकी स्किन पे रैशेस होते हैं, दाग से बन जाते हैं, रैशेस होते हैं, धब्बे से बन जाते हैं। इसके साथ फीवर आपको हो सकता है, हेपेटिक एबनॉर्मेलिटीज आपके पास आ सकते हैं, जॉन्डिस वगैरह, नाजिया एंड GIT डिस्ट्रेस भी इसके साथ होता है। ये इसका साइड इफेक्ट है। ये थायोअमाइड्स के अल्टर सेंस ऑफ टेस्ट स्मेल में अकर विद मेथामेजोल, क्योंकि इसमें आपके पास सल्फर कंपाउंड यूज होते हैं, तो इससे आपका टेस्ट और स्मेल वो अल्टर हो सकते हैं। और मोस्ट डेंजर क्या है कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस ये आपके पास काज करता है। एक ग्रेनुलोसाइटोसिस किसे कहते हैं कि आपके पास जो एक टाइप ऑफ WBC है, इसकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, उसकी डेथ शुरू हो जाती है। सही है, वो उसकी तादाद कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है थायोअमाइड का। इसके बाद हमारे पास आयोडाइड साल्ट है। आयोडाइड साल्ट इनहिबिट ऑर्गेनिफिकेशंस
एंड थायराइड हार्मोन रिलीज। ये आपके पास आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन को इनहिबिट करता है। आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन आपके पास थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन का एक स्टेप है, तो ये उस स्टेप्स को खत्म करता है और थायराइड हार्मोन के रिलीज को भी आपके पास रोकता है। दिस साल्ट आल्सो रिलीज द साइज एंड वास्कुलरिटी ऑफ हाइपरप्लास्टिक थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड की वास्कुलरिटी को भी कम करता है और उसके साइज को भी डिक्रीज करता है, ताकि आपके पास हार्मोन की अगर फ्लो कम होगी तो आपके एक्टिवेशन कम होगी और हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी। Since iodide salt inhibit the release as well as synthesis of hormone, their onset of action occur rapidly within 2 to 7 days। और जो उनका onset of action है वो इंतहाई तेज है। क्यों? क्योंकि ये आपके पास आयोडीनेशन भी को भी स्टॉप करता है और आपके पास हार्मोन के रिलीज को भी स्टॉप करता है, उसके सिंथेसाइज को भी स्टॉप करता है। दिस इफेक्ट इज ट्रांजिएंट बिकॉज द थायराइड ग्लैंड एस्केप फ्रॉम आयोडाइड ब्लॉक आफ्टर सेवरल वीक ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन इसका ये जो इफेक्ट है ये ट्रांजिएंट है, ये एक खास एक छोटे वक्त के लिए है। क्यों? उसके बाद आप आयोडाइड साल्ट यूज भी करोगे, आपका थायराइड ग्लैंड उसको इतना रिस्पांस नहीं देगा और थायराइड हार्मोन की एबनॉर्मल प्रोडक्शन आपके पास उस तरह होती रहेगी। Iodide salt are used in thyroid storm, severe thyrotoxicosis, and to prepare the patient for surgical resection of hyperactive थायराइड। अगर आपके पास ये कहें कि थायराइड स्टॉर्म में भी यूज होता है कि जब आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन इंतहाई ज़्यादा हो जाए, उसको कहते हैं थायराइड स्टॉर्म, तो उस कंडीशन में भी आप इसको यूज़ करते हैं। और जब भी कोई सर्जरी होनी होती है हाइपरथायराइडिज्म कंडीशन में, तो उसमें भी ये यूज होता है। द यूजुअल फॉर्म ऑफ दिस ड्रग आर लोगोल्स सोल्यूशन आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड जो होते हैं, एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ये पोटाशियम आयोडाइड के फॉर्म में और लोग्यूल सोल्यूशन के फॉर्म में भी यूज होता है। तो लोगल्स आपके पास ल्यूगल्स जो सोल्यूशन है वो 5% आयोडीन 10% पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन होता है, जिसमें क्या होते हैं 5 to 10 ड्रॉप्स पर डे आपने यूज करना होगा। आयोडाइड साल्ट में सोडियम बाई पोटाशियम आयोडाइड होता है, या सोडियम आयोडाइड या पोटाशियम आयोडाइड होगा, और ये 100 to 300 मिलीग्राम पर डे आपने यूज करना है। तो ये क्या है, ये आपके पास आयोडाइड साल्ट है। तो ये एमसीक्यूज में याद रखिए, लिग्यूल्स जो सोल्यूशन है ये और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। इसके एडवर्स इफेक्ट कौन से हैं, तो बिल्कुल वही तकरीबन उस तरह के इसके एडवर्स इफेक्ट होंगे कि स्वेलिंग ऑफ लिप्स आईलिड्स हो सकते हैं, लैरिंक्स की जो है स्वेलिंग हो सकती है, फीवर होगा, जॉइंट पेन होंगे, आपके पास हेमरेज हो सकती है, पेटिकुलर हेमरेज। पेटिकुलर हेमरेज किसे कहते हैं कि आपके स्किन पे रेड से स्पॉट से बन जाते हैं, और वो इस तरह होते हैं कि उस स्पॉट्स रेड जो स्पॉट है वहाँ पे आपके पास क्या है ब्लड क्लॉट हुए हैं, ब्लड वहाँ पे आपके पास हेमरेज हुए हैं। जो क्रॉनिक ओवरडोज में इसके इफेक्ट हैं तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, सलाइवेशन, स्नीजिंग, स्वेलिंग ऑफ आईलिड एंड जीआई डिस्टर्बेंस। तो ये क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट हैं आयोडाइड साल्ट के। इसके बाद हमारे पास रेडियोएक्टिव आयोडीन, जो लास्ट स्लाइड है इस लेक्चर का, कि रेडियोएक्टिव आयोडीन इज एडमिनिस्टर्ड एज सोडियम साल्ट ऑफ आयोडीन 131 डिजॉल्व इन वाटर एंड टेकन ओरली। ये आप इसको वाटर में डिजॉल्व करके इसको ओरली लेते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये आपके पास 131 आयोडीन 131 आपके पास एक्सरे और बीटा पार्टिकल को रिलीज करता है, और वो वहाँ पे आपके पास जो फॉलिकल वगैरह होते हैं उसको डैमेज करता है, ताकि आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा ना हो। बीटा पार्टिकल पेनेट्रेट अराउंड 0.5 to 2 millimeter of tissue. Thyroid follicle cells are affected within undergone pyokinosis and necrosis followed by fibrosis when a large dose is given. कि ये आपके थायराइड ग्लैंड के जो सेल है उसको डैमेज कर लेते हैं। जब उसके सेल को डैमेज कर लेते हैं तो फिर आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ये पायोकिनोसिस एंड नेक्रोसिस किसे कहते हैं कि ये आपके पास इररिवर्सिबल
पायोकाइनोसिस कहते हैं इर्रिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ सेल। जब सेल की क्रोमेटिन मटेरियल की इर्रिवर्सिबल कंडेंसेशन हो जाए तो वो सेल आपके पास फिर खत्म हो जाती हैं और इस तरीके से आपके पास हाइपरथायराइडिज्म को कंट्रोल किया जाता है। जो इसके आपके पास डोज हैं कि वो अगर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हैं तो 25 to 100 माइक्रो क्यूरीज आपने यूज़ करना है, जो थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ होता है। और जो आपके पास थेराप्यूटिक यूज़ है तो उसके लिए 3 to 6 मिली क्यूरीज जो हैं वो यूज़ होते हैं। नोड्यूलर ग्रेव्स डिजीज एंड थायराइड कैल्शियम में आपके पास इतना डोज यूज़ होगा, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हैं तो ये हाइपोथायराइडिज्म काज करते हैं। बिल्कुल वही बात, अगर थोड़े से ज़्यादा रेडिएशन आपने दे दिए तो आपके पास अंडर प्रोडक्शन भी हो सकती है। इसके बाद ये आपके पास जो प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह है उसमें आपने इंतहाई केयर के साथ ये देने हैं, क्योंकि ये प्लेसेंटा भी क्रॉस कर सकते हैं, ये मिल्क के थ्रू भी बच्चे में जाती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये बच्चे में हाइपोथायराइडिज्म, बेबी बिकम हाइपोथायराइडिज्म काज कर सकती हैं छोटे बच्चों में। इसके बाद हमारे पास बीटा ब्लॉकर जो हमने कहा था कि ये कब यूज होंगे, कि ये आपके पास जो थायराइड हार्मोन की हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो आप में के हार्ट में एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो उसके लिए आपके पास ये जो है बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं। जो आपके पास क्या है कि एंटी एरिथमिया या आपके पास हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है या पल्पिटेशन है या नर्वसनेस है, स्वेटिंग वगैरह है, तो उसमें आपके पास क्या है, उसमें आपके पास बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं। बीटा blocker used in hyperthyroidism in following situation while awaiting response to propylthiouracil or carbamazole। कि आपने कोई मेडिसिन लिए हैं लेकिन उसका रिस्पांस लेट है तो उससे पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एलॉन्ग विद आयोडाइड फॉर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बिफोर सब टोटल थायराइडेक्टमी, किसी पेशेंट की थायराइडेक्टमी होनी है, थायराइड ग्लैंड उसका रिमूव करने वाला है तो उससे पहले भी आप ये यूज़ करेंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस क्राइसिस में भी, और इसका 1 to 2 मिलीग्राम स्लो आईवी देना है। उसके बाद 4 to 80 मिलीग्राम ओरल एवरी 6 आवर आपने उस पर्सन को देंगे। थायराइड स्टॉर्म किसे कहते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया कि जब आपके पास हाइपरथायराइडिज्म हो लेकिन सीवियर कंडीशन में हो, जब आपके पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन इंतहाई ज़्यादा हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थायराइड स्टॉर्म। तो ये थायराइड ग्लैंड के हवाले से हमारे पास कुछ जो है लेक्चर था। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। फार्माकोलॉजी, नर्सिंग, पैरामेडिक्स, हेल्थ से रिलेटेड कोई भी वीडियो जो है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।